ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लासरूम में हम लोग पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड की लिखी गई एक बहुत ही फेमस स्टोरी, द फेस इन द डार्क। यही है रस्किन बॉन्ड, इस स्टोरी के राइटर, ऑथर ऑफ द स्टोरी। रस्किन बॉन्ड एक एंग्लो इंडियन है और इन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखी है, इक्वली फॉर चाइल्ड एज वेल एज फॉर एडल्ट्स, राइट। इनकी जो स्टोरी है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे, अ फेस इन द डार्क, दिस स्टोरी इज फुल ऑफ थ्रिलिंग, राइट। बड़ा ही थ्रिल के साथ, एंड इट इज ऑल्सो ए मिस्टीरियस स्टोरी। इसका एंडिंग इतना फुल ऑफ कंफ्यूजन किया है राइटर ने। इट इज अ टेक्निक ऑफ द राइटर दैट पुट us in the circle of confusion and questions, right? So बड़ा ही इंटरेस्ट क्रिएट करता है यह इनका कंफ्यूजन। कहानी कही जा रही है शिमला में। शिमला, you know, it is the capital city of हिमाचल प्रदेश, and particularly रस्किन बॉन्ड belongs to this place himself। तो उनके जगह की यह कहानी है। एक इसमें हमें 3 कैरेक्टर हैं इस कहानी के मेन रूप से। एक टीचर है मिस्टर ओलिवर, एक स्टूडेंट है और एक वॉचमैन भी है। लेकिन ये स्टूडेंट और वॉचमैन इसे कहा जाए या ना कहा जाए, ये कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे दैट टाइम दिस क्वेश्चन में अराइज कि वे लोग कौन हैं। सो आज इसी कहानी की व्याख्या मैं करूंगा, यह कहानी मैं सुनाऊंगा। और उसके बाद जो कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न में कितने सारे पिक्चर, कितने सारे आंसर उसके हो सकते हैं, आई विल डिस्कस विथ यू पीपल। सो आई से जस्ट गो अहेड, बी हैंडी विथ पेन एंड पेपर। और आपके सामने हमें आपकी यह बुक जो इंग्लिश की है, ट्रेजर ट्रोव, होनी चाहिए, ताकि लाइन बाय लाइन में जब आप पढ़ूं, यू मस्ट फील दैट यू आर इन योर क्लासरूम। और जब कभी मैं कोई वर्ड या कोई लाइन के बारे में कुछ विशेष बताऊं, यू कैन दैट टाइम इजिली राइट डाउन ऑन दिस पेपर। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर नोट्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, आई मस्ट बिलीव। नाउ, जब तक कि आप पेन पेपर लेके तैयार हों, आई रिक्वेस्ट you just go ahead and subscribe this channel who are still new in this channel। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, I request them very meekly and humbly, please just go ahead, subscribe my channel and don't forget to hit on this bell icon, right? So I believe now you are handy with pen and paper. So without losing a moment, let's start the story, right? Mr. Oliver, an Anglo-Indian teacher, was returning to school late one night on the outskirts of the hill station of Simla. From before Kipling's time, school had been run on English public school lines, and boys, most of them from wealthy Indian families, wore blazer, caps and ties. Life magazine, in a feature on India, had once called it the Atom of the East. Mr. Oliver had been teaching in the school for several years. Now, the story starts, and in the very beginning in the very beginning paragraph of this story, Ruskin Bond, the narrator, introduces us with a teacher। और उस टीचर का नाम क्या है? मिस्टर ओलिवर। ओलिवर हैं ये, और ये पढ़ाते हैं कहाँ? शहर से दूर, थोड़े से शहर से हटकर, आउटस्कर्ट ऑफ द हिल स्टेशन शिमला, राइट। एक स्कूल में ये पढ़ाते हैं। He was returning to his school late one night, और उस स्कूल में वे रिटर्न हो रहे हैं एक
लेट नाइट को। लेट नाइट में टाइमिंग नहीं दिया है, मीन्स डेफिनेटली 8-9 बजे का समय रात का रहा होगा। फिर वापस आ रहे हैं फ्रॉम बिफोर कीपलिंग्स टाइम। कीपलिंग एक फेमस राइटर हैं, जंगल बुक के राइटर, उनके बारे में यहाँ पर लिखा, द स्कूल हैड बीन रन ऑन इंग्लिश पब्लिक स्कूल लाइन। मीन्स यहाँ जो स्कूल चल रहा है, जिसके टीचर हैं मिस्टर ऑलिवर, वह स्कूल टोटली फॉलो करता है ब्रिटेन में जो स्कूलिंग होती है उसके सिलेबस को। द करिकुलम एंड सिलेबस ऑफ दिस स्कूल इज डिट्टो सेम as to the syllabus of school in London, right? And the boy, most of them from wealthy Indian families, इसके जो बहुत सारे बच्चे जो इसमें पढ़ते हैं, डेफिनेटली वह कॉस्टली स्कूल है, तो वेल्दी फैमिली के बच्चे हैं, ब्लेजर कैप पहनते हैं, और वंस लाइफ मैगजीन, यू नो लाइफ मैगजीन इज अ वेरी फेमस मैगजीन, और इस मैगजीन में यह जो स्कूल है इसको एटन ऑफ ईस्ट भी कहा गया था। यू नो एटन इज अ वेरी फेमस स्कूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नियरली अबाउट 1440 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में, एंड इट इज ए बोर्डिंग स्कूल, वेरी फेमस स्कूल फॉर बॉयज। तो इस स्कूल को जिसमें पढ़ा रहे हैं मिस्टर ऑलिवर, दिस स्कूल हैज बीन कंपेयर्ड विद द स्कूल ऑफ एटन, राइट? सो वहाँ पर कई वर्षों से ये पढ़ा रहे हैं। सो इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ he gives a very clear picture about the school, about the teacher. Now, the Simla Bazaar with its cinema, restaurant, was about 3 miles from the school, and Mr. Oliver, a bachelor, usually stroll into the town in evening, returning after dark when he would take a shortcut through the pine forest. अब बताया जा रहा है ऑलिवर का हैबिट। इट वॉज द पार्ट ऑफ रूटीन ऑफ मिस्टर ऑलिवर दैट नियरली अबाउट एवरी डे ही कम्स टू द टाउन। टाउन में, चूंकि टाउन आउटस्कर्ट में स्कूल है, इसलिए अपना समय बिताने के लिए, या हो सकता है रेस्टोरेंट में खाने के लिए, या हो सकता है सिनेमा में जाने के लिए, चूंकि दो यहाँ पर रेस्टोरेंट और सिनेमा को बड़े ही क्लियरली राइटर ने लिखा है। सो वी कैन इमेजिन, राइट, हम कल्पना कर सकते हैं कि either going for movies or eating in restaurant, he may come regularly to the heart of the town, to the main town, I mean, right? और वैसे भी वे बैचलर हैं, so breaking his monotonous life of school, he may have come to the main town every day. और वे शाम को वापस आ रहे हैं, है ना? स्ट्रॉल इनटू द टाउन इन द इवनिंग। स्ट्रॉल मतलब वॉक बाय फीट, वॉक ऑन फीट, राइट? अपने पैदल आते हैं वे। रिटर्निंग आफ्टर डार्क, और शाम होते वापस होते हैं। व्हेन ही वुड टेक ए शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट। हिली एरिया है शिमला, वहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, तो पाइन ट्री वहाँ पर पाए जाते हैं, तो उनका जो रास्ता है जाने का वह शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं, ताकि ज़्यादा लंबा सफ़र तय ना करना पड़े। क्योंकि 3 माइल्स है, तो आने जाने में 6 माइल्स का सफ़र उन्हें पैदल करना पड़ेगा, इसलिए ये क्या करते हैं कि शॉर्टकट रास्ते से वापस जाते हैं। When there was a strong wind, the pine tree made shy, airy sound that kept most people to the main road. अब बता रहे हैं यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट के बारे में। पाइन का फॉरेस्ट है, और शाम के समय में जब हवा गुजरती है उससे, तो एक एरी साउंड देता है। एरी मीन्स हाउंटेड साउंड, जिससे लोगों को स्पिरिट, घोस्ट, जैसे कि उसे एक प्रकार का इमेजिनेशन आने लगे उसके मन में, तो इस तरह का वहाँ से साउंड मिलता है। तो इसलिए लोग बचकर मेन रोड से जाना चाहते हैं। बट दिस पर्सन, दैट इज मिस्टर ऑलिवर, हैज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड ही टेक्स दिस रूट एवरी डे, राइट? But Mr. Oliver was not a nervous or imaginative man. Here the poet writes that the person that's name is Mr. Oliver, he's quite bold person. He has no any problem with this eerie sound or anything else.
He carried a torch and its gleam, the batteries were running down, moved fitfully the narrow forest path. But that particular day, यहाँ पर इंडिकेशन पहले ही कुछ इंडिकेट कर रहा है हमें नरेटर कि दैट डे व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू द शॉर्टकट रूट, उनके पास जो टॉर्च थी, क्योंकि अंधेरे में उनको आना था, इसलिए वे टॉर्च भी कैरी करते थे. बट दैट पर्टिकुलर डे बैटरीज वेयर रनिंग डाउन. बैटरी जो टॉर्च की थी वो धीमी पड़ रही थी, उनमें उतना फोर्स नहीं था, पावर नहीं था. सो ही वॉज मूव्ड फिटफुली मतलब इरेगुलरली, दाएं बाएं आगे पीछे, मतलब उनके चाल से पता लग रहा है कि ही इज trying to reach his destination, he is trying to reach to the school quite early, जल्दी से. सो वह दाएं बाएं करके वे चले जा रहे हैं fitfully. When its flickering light fell into the figure of a boy, flickering means not strong, not gleaming very hardly and sharply. When its flickering light fell into the figure of a boy who was sitting alone on the rock, Mr. Oliver stopped. Boys were not supposed to be out after dark. और जब उनकी लाइट एक आकृति पर, एक फिगर पर पड़ी, तो इट वॉज द फिगर ऑफ बॉय. और इतना देखकर जो मिस्टर ऑलिवर वॉज ए टीचर, उनके अंदर का टीचर जाग उठता है और वे तुरंत कहते हैं बॉयज वे आर नॉट सपोज टू बी आउट आफ्टर डार्क. इट वॉज ए बोर्डिंग स्कूल, सो इट वॉज स्ट्रिक्ट लॉ फॉर द स्कूल दैट नोबडी विल अलाउ टू गो आउटसाइड in after dark, right? So इनके मन का टीचर जग गया है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. What are you doing out here, boys? asked Mr. Oliver sharply, moving closer so that he could recognize the miscreant. उनकी आवाज शार्प हो गई because he was a teacher and teacher means फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्हें लग रहा था ऐसे कैसे हो गया भाई, ये बोर्डिंग बच्चा रात में क्यों बाहर निकला है. तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी शार्प हो गई और वे क्लोज हुए, उसके सामने, उसके करीब पहुंचे पहचानने के लिए. द मिसक्रांट, मिसक्रांट मीन्स द पर्सन हु हैज ब्रोकन द लॉ. ये लॉ को, रूल को तोड़ने वाला या कौन सा शैतान है, वो आगे बढ़े. बट व्हेन ही अप्रोच्ड द बॉय, मिस्टर ऑलिवर सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग. लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें लगा, उन्होंने महसूस किया कि वहाँ पर कुछ न कुछ रॉन्ग है. क्यों? द बॉय अपीयर्ड टू बी क्राइंग. ही वॉज नॉट क्राइंग, ही वॉज क्राइंग और नॉट. स्टिल द टीचर इज नॉट concerned, still the teacher is not sure whether the boy was weeping or not, because यहाँ पर लाइन लिखा है the boy appeared to be crying. वो रोता हुआ महसूस हो रहा था. His head hung down, he held his face in hand. उसका सर झुका हुआ था, हाथ से उसने अपने सर को पकड़ रखा था. And his body shook convulsively. बड़ा ही जोर से उसका बॉडी हिला. किसका? वह बॉय का. इसका फिगर वहां पर दिखाई पड़ रहा था. इट वॉज अ स्ट्रेंज साउंडलेस वीपिंग एंड मिस्टर ऑलिवर फेल्ट डिस्टिंक्टली अनईजी. डिस्टिंक्टली मीन्स क्लियरली, है ना. तो उसका बॉडी, इट वॉज स्ट्रेंज साउंडलेस वीपिंग. आवाज जो थी ना, रोने की आवाज में, आवाज विहीन, विदाउट साउंड, द बॉय वॉज वीपिंग. वो लड़का रोए जा रहा था, उसमें आवाज नहीं थी. और यह सिचुएशन से मिस्टर ऑलिवर नाउ नॉट फीलिंग वेरी मच इजी, ही वॉज डिस्टिंक्टली अनईजी, राइट. what is the matter, he asked, his anger giving away to concern. अब तक उनके मन में गुस्सा था, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि somebody has broken the law. सो उनके अंदर का एक स्ट्रिक्ट टीचर, एक डिसिप्लिन टीचर जग गया था. बट टीचर इज नॉट ऑलवेज वेरी शार्प, नॉट ऑलवेज वेरी क्रूअल, यू नो. सो उसके बाद क्या होता है, जब उनके अंदर का टीचर जग जाता है, तो उन्होंने जब देखा कि वहाँ पर कुछ रॉन्ग है, तो अदर साइड ऑफ द टीचर मीन्स वेरी सिंपैथेटिक टीचर पूछ रहा है उससे, व्हाट आर यू क्राइंग फॉर. तुम किस चीज़ के लिए रो रहे हो भाई. द बॉय कुड नॉट आंसर और लुक्ड अप. नहीं तो उसने आंसर ही दिया, न तो ऊपर ही देखा उसने. His body continued to racked with silent sobbing. Racked with मतलब painful.
शॉबिंग हो रहा था, बड़ा टॉर्चरिंग उसका हो रहा था शॉबिंग। शॉबिंग मतलब सिसकना। हिज बॉडी कंटिन्यू टू बी रैक्ड विथ साइलेंट सॉबिंग। उसका जो बॉडी था वह साइलेंटली शॉब कर रहा था। लुक्ड अप, द बॉय लुक्ड अप, he took his hand from the face and looked up at his teacher, राइट। और उसने क्या किया, अपना हाथ ऊपर किया और अपने टीचर को देखा। द लाइट फ्रॉम मिस्टर ओलिवर्स टॉर्च फेल ऑन द बॉयज फेस, इफ यू कुड कॉल इट फेस। जो फ्लिकिंग लाइट थी, जो स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं थी, जो थोड़ी सी डीम लाइट थी टॉर्च की, जब पड़ी उसके चेहरे पर, तो राइटर पूछ रहा है क्या वो चेहरा था, क्या उसे चेहरा आप कहना चाहेंगे? वॉज इट ए फेस? क्यों नहीं था? तो देखते हैं। इट हैड नो आईज, ईयर, नोज और माउथ। कुछ भी नहीं था उसके पास, आंख, कान, चेहरा। इट वॉज जस्ट ए राउंड स्मूथ हेड, एक केवल गोल सा सर था, विथ स्कूल कैप ऑन टॉप ऑफ इट, जिसके ऊपर में स्कूल का कैप लगा हुआ था। एंड दैट इज वेयर द स्टोरी शुड एंड, बट फॉर मिस्टर ओलिवर डिड नॉट एंड हियर। लगता तो है कि कहानी यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म होती नहीं है। क्या हुआ है भाई? द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, ही टर्न्ड एंड स्क्रैम्बल्ड डाउन द पाथ। उनके हाथ से टॉर्च गिर गया और वो एकदम दौड़ते फलांगते पाथ पर चलने लगे। रनिंग ब्लाइंडली थ्रू द ट्री एंड कॉलिंग फॉर हेल्प, एकदम अंधे के तरह, जैसे कि किधर से जिधर इच्छा हो रही है उधर चले जा रहे हैं और हेल्प हेल्प की आवाज़ लगा रहे हैं। He was still running towards the school building when he saw a lantern swinging in the middle of the path. वो स्कूल की ओर जा ही रहे थे, उन्हें लगा कि रास्ते में कोई लालटन झूलता सा दिखाई पड़ रहा है। मिस्टर ओलिवर स्टम्प्ड अप। स्टम्प्ड मतलब क्या होता है? चलते चलते अगर ठोकर कर लगकर अचानक रुक जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टम्बल्ड अप। मिस्टर ओलिवर स्टम्बल्ड अप टू द वॉचमैन गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। वहाँ पर कौन था? एक वॉचमैन उसको दिखाई पड़ा, उनसे ठोकर लगकर वे थोड़ा सा स्थिर हो गए और मुंह से सांस लेने लगे। गैस मतलब होता है मुंह से सांस लेना। और व्हाट इज साहब? आस्क्ड द वॉचमैन। वॉचमैन ने पूछा, क्या है साहब? हैज देयर बीन एन एक्सीडेंट? क्या वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है? और व्हाई आर यू रनिंग? आप दौड़ क्यों रहे हैं? आई शॉ समथिंग हॉरिबल, अ बॉय वीपिंग इन फॉरेस्ट एंड हैड नो फेस। एक ही सांस में लगभग सब बात कहा गया मिस्टर ओलिवर कि मैंने कुछ देखा, एक साथ देखा, एक बॉय रो रहा था फॉरेस्ट में और उसके फेस नहीं थे। नो फेस साहब? कहता है उसका कोई फेस नहीं था। फिर ये एलोबरेट कर रहे हैं, नो आईज, नो माउथ, नथिंग, आंख कान कुछ भी नहीं था। डू यू मीन इट वॉज लाइक दिस साहब? आस्क्ड द वॉचमैन। वॉचमैन ने कहा, क्या कुछ ऐसा था? और उसने अपना लैंप, उसके हाथ में जो लालटेन था, उसने उठाकर अपना फेस दिखाया है। द वॉचमैन हैड नो आईज, नो ईयर, नो फेस एट ऑल, नॉट इवन द आईब्रो, एंड दैट्स व्हेन द विंड ब्लो एंड लैंप आउट। यहाँ भी वॉचमैन की नहीं तो आंखें थी, ना तो नाक था, ना तो मुंह था, और उस समय हवा बही, लैंप बुझ गया और कहानी समाप्त हो गई। तो यह कहानी समाप्त करते करते जो ऑथर हैं हमारे अंदर अनेकों प्रश्न को रख दिया है। क्या हुआ होगा ओलिवर के साथ? और यह कहानी रियल थी या फिर एक इमेजिनेटिव स्टोरी थी? इसके पीछे बहुत सारे तर्क लगाए जा सकते हैं। या एक सिंपल वे में क्या कहने का प्रयास किया रस्किन बॉन्ड ने? इस कहानी को अगर देखें तो एक और तो दिखाई पड़ता है कि मिस्टर ओलिवर जो टीचर हैं वे अकेले हैं, क्योंकि बैचलर जिनको दिखाई पड़ा है वे स्कूल से बाहर निकलकर फिल्म देख के आए हैं। डेफिनेटली उन्होंने कोई एक हॉरर सीन देखा था जिसके कारण उनको रास्ते में ऐसी बातें दिखाई पड़ी, ऐसा कुछ अनुभव हुआ। एक पार्ट यह भी इस कहानी का हो सकता है, या हो सकता है किसी स्टूडेंट ने उनके साथ प्रैंक किया हो, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है एक बीच में, ही टुक his hand from the face and looked up his teacher, अपने टीचर की ओर देखा है, इस लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं डेफिनेटली ये किसी बच्चे की शैतानी है। आप लोग भी स्टूडेंट हो, शैतानी करना तो आप लोगों के खून में समाया हुआ है, खून क्या कहूँ, हड्डी में मिला हुआ है। तो हो सकता है कि उन्हें पता था कि उसका यह टीचर मिस्टर ओलिवर एवरीडे कम्स फ्रॉम दिस पाथ, सो इसने कुछ प्रैंक किया होगा, यह भी हो सकता है। या रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं
कि इस तरह का जो एक सिस्टमेटिक वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, ही वॉज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस टाइप ऑफ स्कूलिंग। इसीलिए उन्होंने एक बच्चे को यहाँ पर रखा है जिस बच्चे को ब्रेन नहीं है, चेहरा नहीं है, केवल उसका फेस है, उसके बॉडी, उसके स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उससे उसकी पहचान हुई है, उसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है इस कहानी में, राइट। इसका यह भी एक पार्ट हो सकता है। और एंड दैट इज व्हेन द विंड ब्लो एंड द लैम्प आउट, इतना कहकर यह भी बताने का प्रयास किया है यहाँ पर शायद ऑथर ने कि लैम्प बुझने के साथ मिस्टर ओलिवर को हार्ट अटैक आ गया हो और उनकी मौत हो गई हो। सो दिस स्टोरी एंड्स with so many questions for us, so many confusion for us, whatever the confusion, whatever the question may be, but definitely it is very fascinating story. And here Ruskin Bond has utilized all the tools, all the technique to create the story interesting and thrilling. Climax of the story के बाद अगर मैं यहाँ पर कहूँ, when the narrator says both the boys and the watchmen have no eyes, it is the climax of the story, right students? So I believe now story is very easier for you people. स्टोरी की आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो मैं एक बार फिर जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जस्ट गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट ऑन द बेल आइकन, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार कुछ नए कहानी, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।